हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट 9 वीडियोस में से जो फर्स्ट 4 वीडियोस थे उनके अंदर हमने प्लास्टिक थ्योरी को डिस्कस किया था, प्लास्टिक एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट को समझा था और मैंने कुछ केसेस डिस्कस किए थे और उन केसेस में हमने एक्शियल लोड अप्लाई किया था स्ट्रक्चर के ऊपर और फिर कोलैप्स लोड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। उसके बाद जो लास्ट 5 वीडियोस थे उन वीडियोस में हमने प्लास्टिक बेंडिंग को समझा था। मैंने आपको स्टेजेस ऑफ बेंडिंग के बारे में बताया था और वो जो 3 स्टेजेस ऑफ बेंडिंग थी उनके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके भी आपको बताई थी, उनके इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी। उसके बाद मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप क्या होती है वो भी डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में मतलब 9th पार्ट में हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा था। आज इस प्लास्टिक एनालिसिस के 10th पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करके देखते हैं और किसी भी स्ट्रक्चर में जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू क्या होती है वो कैलकुलेट करना सीखते हैं आज। तो देखिए एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं। देखिए मैंने लिखा ए बीम हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विथ द यील्ड मोमेंट my is equal to 36 किलोमीटर मीटर and fully plastic moment mp is equal to 43.2 किलोमीटर मीटर. Find the load corresponding to plastic hinges formed. इस बीम के अंदर ये एक फिक्स बीम आपको गिवन है। इस फिक्स्ड बीम में जो प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी उसके करस्पॉन्डिंग लोड की क्या वैल्यू होगी मुझे ये बताना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो फिक्स्ड बीम गिवन है इसमें फेल होने के पहले मतलब कोलैप्स लोड आने के पहले कितनी प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये फिक्स बीम है और फिक्स बीम अगर सिर्फ वर्टिकल लोडिंग सिस्टम एक्ट कर रहा है उस बीम के ऊपर तो फिर वो 2 डिग्री का इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है और अगर 2 डिग्री का इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है मतलब जब इसमें 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी तब ये स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और 3 प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू क्या होगी हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इस बीम का हम इलास्टिक एनालिसिस में जो बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते थे पहले उसको ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका इलास्टिक स्टेज तक जो बेंडिंग डायग्राम होगा वो क्या होगा वो आपको बताता हूँ। हमें ऑलरेडी हम उसको ड्रॉ करना हमें आता है, हम उसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट 1 में ड्रॉ करके ना सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपको अभी फिर से बताता हूँ। देखिए ये एक फिक्स बीम है तो फिक्स बीम मैंने कहा था कि ये 2 पार्ट से मिलके बेंडिंग डायग्राम बनेगा इस फिक्स बीम के लिए। अब उसकी वैल्यू क्या होगी हम बात करते हैं इस लोड के करस्पॉन्डिंग। मतलब अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम होता मतलब सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग डायग्राम जो होगा या जिसे आप फ्री बेंडिंग डायग्राम बोलते हैं उसकी वैल्यू होगी WAB/L मतलब 4 × 6 × W/10। ठीक है, तो ये 24/10 मतलब 2.4 W किलो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, ये आपने फ्री बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इस फिक्स बीम के लिए। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो फिक्स एंड हैं इन पे भी फिक्सिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट इंड्यूस होंगे और जो फिक्स्ड एंड मोमेंट इंड्यूस होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस एंड ए पे जैसे आप MFAB बोलेंगे ये दिस इज फिक्स्ड एंड मोमेंट और इसकी वैल्यू क्या होगी ये इस एंड पे है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं WAB²/L²। ये फॉर्मूला हमें पता है मतलब W × 4 × 36/10²। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.44 W। यहाँ तक क्लियर। और ये मोमेंट हॉगिंग मोमेंट होगा क्योंकि ये मोमेंट नेगेटिव होगा। इस एंड पे फिक्सिंग मोमेंट जो होंगे वो नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं कैसे होते हैं ये तो अपन जो टॉस है उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन अभी बस इतना याद रखिए कि ये नेगेटिव मोमेंट होगा। ठीक, ये हॉक करने की कोशिश करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब इसको हॉक करने की कोशिश करेगा। ठीक, इसी तरह से MFBA अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगा W
इंटू 6 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.96 W। क्लियर? तो देखिए मैंने इस एंड पे भी, एंड बी पे भी फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की विच इज़ इक्वल टू 0.96 W आ गया। ठीक है, और ये भी इधर ये क्लॉकवाइज आएगा और ये क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये भी हॉक करेगा। तो ये जो फिक्सिंग मोमेंट हैं ये दोनों के दोनों हॉकिंग मोमेंट हैं। मतलब इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, अगर यहाँ आप ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये बेंडेड डायग्राम बन जाएगा इस फिक्स्ड बीम ए बी का। क्लियर? ये वैल्यू हो गई 2.4 W, ये हो गया 1.44 W और ये हो गया 0.96 W। क्लियर? इसमें ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है और ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव मोमेंट्स थे। क्लियर? तो अब इसको अगर मैं और सॉल्व कर दूं तो ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए 2.4 W में से। जब इसको माइनस करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी इस पॉइंट C पे, ये पॉइंट C है, तो C पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी 1.152 W के बराबर। क्लियर? अब अगर इस डायग्राम को मैं एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव और एक्सेस के नीचे नेगेटिव ले लूँ तो वो डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने इसको लिखा बेंडेड डायग्राम एट इलास्टिक स्टेज, कि इलास्टिक स्टेज में जो बेंडेड डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक, मैंने उसको यहाँ बना दिया। क्लियर? अब ये डायग्राम हमने क्यों बनाया, इससे क्या पता चला? तो देखिए इस डायग्राम से मुझे ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा बेंडेड की वैल्यू कहाँ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेंडेड कहाँ पे? इस पॉइंट ए पे। ठीक, मतलब जब हम लोड की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं इस बीम के ऊपर, तो जो सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है, सबसे ज़्यादा मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ए जॉइंट पे हो रहा होगा। क्लियर? और इसीलिए सबसे पहले यील्ड भी वहीं होगा, मतलब जो यील्ड मोमेंट की वैल्यू होगी वो सबसे पहले यहीं आएगी। ठीक है, मतलब यील्ड मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो देखिए। अब मुझे पता है कि यील्ड मोमेंट की वैल्यू 36.0 किलोमीटर है और जो बेंडिंग मोमेंट है वो है 1.44 W विच इज़ इक्वल टू my, और my को जो है वो 36.0 किलोमीटर मीटर। क्लियर? अब यहाँ से अगर आप W की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसे मैं बोलता हूँ WY, क्योंकि ये यील्ड मोमेंट के करस्पॉन्डिंग लोड है, इसीलिए इसको यील्ड लोड बोल देते हैं। तो ये होगा 36.0 अपॉन 1.44, मतलब ये 25 किलो न्यूटन आ गया। क्लियर? यील्ड लोड की वैल्यू 25 किलोमीटर मिल गई। अब स्ट्रक्चर के ऊपर, इस फिक्स्ड बीम के ऊपर हम इस यील्ड लोड के आगे लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? तो देखिए मुझे पता है कि ये जो एंड है ए एंड, इस पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पॉइंट सी पे है और सबसे लास्ट में बी पॉइंट पे है। मतलब जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज़ करेंगे तो ए पॉइंट पे ज़्यादा तेज़ी से मोमेंट इंक्रीज़ करेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट के कारण, उसके बाद सी पॉइंट पे इंक्रीज़ करेगा और सबसे लास्ट में बी पॉइंट पे इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी वो पॉइंट ए पे फॉर्म होगी। समझ में आया? मतलब जो प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू होगी, फर्स्ट प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग जिसे आप W1 बोलते हैं, उसकी वैल्यू होगी, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो W1 अगर मुझे लिखना है, कैलकुलेट करना है, तो हम लिख लेते हैं कि 1.44 W1 इज़ इक्वल टू 1.44 W1 इज़ इक्वल टू MP इज़ इक्वल टू 43.2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ से W1 इज़ इक्वल टू लिख लीजिए 43.2 अपॉन 1.44। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 30 किलो न्यूटन। समझ में आया? मतलब जब फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर के ऊपर लोड एक्ट कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी 30 किलो न्यूटन। क्लियर? अब आगे चलते हैं और इस पे जब 30 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर दिया आपने तो फिर यहाँ पे जो बेंडिंग की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 30 इंटू 1.44। यहाँ से देख लीजिए 30 इंटू 1.44 करोगे विच इज़ इक्वल टू 43.2 हो गया, मतलब फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई। क्लियर? और इसी तरह से इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.152 को तो आपको 34.56 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 30 को इस 0.96 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 28.8 किलोमीटर मीटर मिल जाएगा। मतलब ये वाला जो पेंडेंट डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फर्स्ट प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग जो पेंडेंट डायग्राम होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है। तो देखिए इस पे तो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई पॉइंट ए पे, मतलब यहाँ पे तो मोमेंट अब इंक्रीज नहीं होगा, मतलब मोमेंट की वैल्यू इस पॉइंट ए पे फिक्स हो गई, ये इंक्रीज नहीं करेगा। तो फिर अब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इधर इस पॉइंट पे जो रिजर्व मोमेंट है वो कितना है? ठीक, तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी? 43.2 माइनस 34.56 which is equal to 8.64 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसी तरह से ये पॉइंट किस पे है? ये पॉइंट सी पे है। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट बी पे जो रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी है वो कितनी होगी? 43.2 माइनस 28.8 विच इज़ इक्वल टू 14.4 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक क्लियर? मतलब जो रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी है पॉइंट सी और पॉइंट बी पे वो इतनी बाकी है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड को और इंक्रीज करेंगे, लोड को और इंक्रीज करोगे तो पॉइंट सी पे जो एक्स्ट्रा मोमेंट आ सकता है उसकी वैल्यू है 8.64 और पॉइंट सी पे जो मोमेंट आ सकता है उसकी वैल्यू 8.64 किलोमीटर मीटर और पॉइंट बी पे जो एक्स्ट्रा मोमेंट आ सकता है उसकी वैल्यू है 14.4 किलोमीटर मीटर। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं लोड की वैल्यू को। ठीक, कि सेकंड प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम इस बीम को, ये जो फिक्स बीम है, फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने के बाद जो बीम बचेगा वो कुछ इस तरह का बचेगा। प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई तो मैंने इसको यहाँ पे रोलर से शो कर दिया, मतलब सिंपली सपोर्टेड एंड बना दिया और ये फिक्स एंड है, मतलब ये जो फिक्स बीम है वो एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? मैंने कहा कि ये जो फिक्स एंड ए था इस पे जब प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई तो फिर जब प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे रोलर लगा दिया। ठीक है, और ये फिक्स एंड था तो ये फिक्स एंड है, मतलब ये जो फिक्स बीम है वो एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट हो गया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वन प्लास्टिक हिंज। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक यूनिट लोड अप्लाई करते हैं। उससे क्या होगा? हम यूनिट लोड अप्लाई करके इस पॉइंट सी पे एक यूनिट लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब इस पे यूनिट लोड आप अप्लाई करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग की वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर अगर मैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पे इस पॉइंट सी पे एक यूनिट लोड अप्लाई करता हूँ तो जो बेंडिंग डायग्राम मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस एंड पे बेंडिंग की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है, और फिक्स एंड पे नेगेटिव मोमेंट आएगा वो मिल जाएगा, और इस 1 किलोमीटर लोड के कारण जो यहाँ पे सेकंड मोमेंट आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब फाइनली जो सॉल्व करोगे वो कुछ इस तरह का दिख जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायग्राम मिलेगा सिंपली सपोर्टेड एंड पे तो बेंडिंग की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और प्रॉप्ड कैंटिलीवर के पे किस तरह का बनेगा वो आपको बताता हूँ। तो देखिए इस लोड के कारण जो बेंडिंग डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, और
एंड मोमेंट के कारण कुछ जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। मतलब एक्चुअल जो बेंडिंग डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मतलब इस तरह का आएगा। इसको मैंने नेगेटिव को नीचे लिख दिया, पॉजिटिव को ऊपर लिख दिया, तो इस तरह का आ गया। क्लियर? अब इस डायग्राम से मुझे ये पता चला कि यूनिट लोड के कारण इस पॉइंट सी पे जो बेंडिंग की वैल्यू है वो इतनी है, और उसी तरह से जो पॉइंट बी पे यूनिट लोड के कारण बेंडिंग की वैल्यू है वो इतनी है। यहाँ तक क्लियर? अब मुझे ये पता है कि इतनी रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी है सी पॉइंट पे और इतनी रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी है बी पॉइंट पे। क्लियर? तो फिर इन रिजर्व स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग हम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सेकेंड प्लास्टिक हिंज किस पॉइंट पे फॉर्म होगी, हम उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए हम जो रिजर्व स्ट्रेंथ है वो और ये जो बेंडिंग मोमेंट आपने कैलकुलेट किया यूनिट लोड के कारण, इसके रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि पॉइंट सी पे जो रिजर्व स्ट्रेंथ थी वो थी 8.64 किलोमीटर मीटर, और यूनिट लोड के कारण जो बेंडिंग आएगा पॉइंट सी पे वो है 1.728, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5। उसी तरह से पॉइंट बी के ऊपर जो रिजर्व स्ट्रेंथ है वो 14.4 है, और जो यूनिट लोड के कारण बेंडिंग है वो है 1.68, विच इज़ 8.57, ठीक है, ये वैल्यू है। इस वैल्यूज़ को देख के, इन दोनों वैल्यूज़ को देख के मुझे ये पता है कि पॉइंट सी के ऊपर सेकंड प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी, क्योंकि ये वाला जो रेशो है ये कम है। ठीक, अब जब मुझे ये पता चल गया कि सेकंड प्लास्टिक हिंज किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे फॉर्म होगी, ठीक है, तो अब हम इस सेकंड प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग जो लोड की वैल्यू है उसको कैलकुलेट और करते हैं। तो देखिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उस वैल्यू को बोल लेते हैं W2, और W2 के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो हमें पता है। W2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है कि W2 इज इक्वल टू होगा W1 प्लस आपको रिजर्व स्ट्रेंथ कितनी है 8.64 पॉइंट सी के ऊपर, और जो यूनिट लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही थी वो है 1.728। ठीक, इसको सॉल्व किया, ये था 30 + 5, ठीक है, मतलब 35 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा जब सेकंड प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी तब। क्लियर? अब जो डिफरेंस है W1 और W2 के बीच में वो है 5 किलो न्यूटन का। क्यों? क्योंकि आप इस 35 में से 30 को माइनस कर लीजिए, मतलब 5 किलो न्यूटन आ गया। क्लियर? तो फिर इस 5 किलो न्यूटन लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कितना बनेगा, वो किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो देखिए, इस 5 किलो न्यूटन जो एडिशनल लोड है W1 के बियॉन्ड, उसके कारण जो बेंडिंग डायग्राम है वो मैंने यहाँ शो किया। कैसे? उस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया, और उस 5 की वैल्यू को 1.68 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर? मतलब एडिशनल 5 किलो न्यूटन लोड के कारण जो आपको बेंडिंग डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिल जाएगा। क्लियर? इसको मैंने F से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकेंड प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने तक जो रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, तो जो रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम मिलेगा वो इस C और F को ऐड करने के कारण मिलेगा। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। इस 34.56 में इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो ये 43.2 हो गया। उसी तरह से ये 43.2 ऑलरेडी है तो वो यहाँ आ गया, और इस 28.8 में इस 8.40 को ऐड कर लीजिए तो वो 37.2 आ गया। यहाँ तक क्लियर? मतलब ये जो फिगर G से आपने रिप्रेजेंट किया है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है सेकंड प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने के करस्पॉन्डिंग। ठीक, मतलब जब स्ट्रक्चर के ऊपर 35 किलो न्यूटन का लोड है तब जो बेंडिंग डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको इस डायग्राम को देख के पता चलता है कि दो जगह प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई, क्योंकि ये भी MP है, ये भी MP है। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी जो पॉइंट बी है इस पे बेंड की वैल्यू 43.2 से कम है। और ये अभी कितना कम है, मतलब अभी पॉइंट बी पे कितनी रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी है, हम उसकी बात और कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट बी पे जो रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी है वो कितनी बाकी है? 43.2 माइनस 37.2 मीन्स 6 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया? मतलब पॉइंट बी के ऊपर हम इतना मोमेंट और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम पॉइंट बी पे इस मोमेंट तक और बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए लोड की वैल्यू कितनी होगी उसकी बात और करते हैं, मतलब W3 की बात करते हैं। उसे आप W3 बोल दीजिए या WU बोल दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब अब इस पॉइंट बी पे मोमेंट की वैल्यू 43.2 हो, उसके लिए हमें कितना एडिशनल लोड अप्लाई करना है W2 के बाद। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे 6 किलोमीटर का मैं बेंड इंक्रीज कर सकता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे सी पॉइंट पे मैं कितना लोड अप्लाई करूँ उसकी बात करते हैं। देखिए ये जो फिगर है H, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब 2 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे, तो जो फिगर बचा वो ये हो गया। ठीक है, मतलब ये जो सी बी पोर्शन है, ये सी बी बीम है, ये कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट लोड अप्लाई कर दूँ इस पॉइंट सी पे, ये तो फ्री एंड हो गया, पॉइंट सी जो है वो फ्री एंड है, और अगर इस पे मैं यूनिट लोड अप्लाई कर दूँ तो फिर इसके कारण इस पॉइंट बी पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 1 इंटू ये डिस्टेंस 6 मीटर है, ये डिस्टेंस 6 मीटर है। ठीक है, मतलब इस यूनिट लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करेगा पॉइंट बी पे, उसकी वैल्यू होगी 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और मेरे पास रिजर्व स्ट्रेंथ भी बी पॉइंट पे इतनी ही है। ठीक है, मतलब हम 35 के बियॉन्ड 1 किलोमीटर का लोड और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एडिशनल लोड होगा सेकेंड हिंज फॉर्म होने के बाद उसकी वैल्यू है 1 किलोमीटर। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर का लोड अप्लाई करोगे और ये डिस्टेंस 6 मीटर है, तो बी पॉइंट पे जो बेंडेंट की वैल्यू होगी वो 6 किलोमीटर मीटर हो जाएगी, और इतनी ही रिजर्व स्ट्रेंथ बाकी थी पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, और जब आपने इस पे 1 किलोमीटर का लोड अप्लाई कर दिया तो ये तीनों पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो फिर मैं अगर टोटल लोड की बात करूं स्ट्रक्चर के ऊपर एट द टाइम ऑफ कोलैप्स, जिसे आप W3 बोलते हैं या उसको WU बोलिए, कोलैप्स लोड, विच इज़ इक्वल टू W2 + 1, मतलब 35 + 1 इज इक्वल टू 36 किलो न्यूटन। ठीक, मतलब कोलैप्स लोड की वैल्यू जो होगी वो 36 किलो न्यूटन होगी। मतलब इस 36 किलो न्यूटन लोड पे जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएंगे और स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर? अब इसमें शेप फैक्टर की बात और करते हैं कि शेप फैक्टर क्या होगा। तो देखिए शेप फैक्टर आप S बोलें या फॉर्म फैक्टर F बोलते हैं उसको, विच इज़ इक्वल टू होता है W1/WY, या इसको MP/MY भी बोलते हैं। ठीक, MP की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 43.2 और My की वैल्यू 36, विच इज़ इक्वल टू 1.2। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये वैल्यू थी W1 की 30 और ये 25, मतलब 1.2। यहाँ से कैलकुलेट करें चाहे यहाँ से कैलकुलेट करें, जो शेप फैक्टर की वैल्यू है 1.2 हो गई। क्लियर? अब ये मैंने शेप फैक्टर क्यों कैलकुलेट किया, ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है। ठीक, लेकिन अभी ये टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होगी वो कितनी होगी? अगर मैं टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूं तो वो होगा WU/WY। ठीक है, मतलब इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड या यील्ड लोड के बियॉन्ड जो स्ट्रक्चर रिजर्व स्ट्रेंथ को कंसीडर करता है या रिजर्व स्ट्रेंथ को लेता है, वो कितनी लेता है? वो ये है। ठीक है, ये टोटल रिजर्व स्ट्रेंथ है, तो ये वैल्यू कितनी आई? 36 अपॉन
25, एफ डब्ल्यू वाई की जो वैल्यू थी वो थी 25, विच इज़ इक्वल टू 1.44। ठीक है, मतलब जो टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है 1.44 और जो शेप फैक्टर है वो है 1.2। इससे क्या पता चला? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 44% आपने रिजर्व स्ट्रेंथ कंसीडर की मटेरियल की, उसमें से 20% शेप फैक्टर के कारण है और जो एडिशनल 24% है वो रिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट जो होता है विच इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, उसके कारण होता है। समझ में आया? मतलब जो 24% रिजर्व स्ट्रेंथ आपने कंसीडर की आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लास्टिक हिंज, ठीक है, फर्स्ट प्लास्टिक हिंज से लेके कोलैप्स होने तक जो रिजर्व स्ट्रेंथ आपने मटेरियल कंसीडर की वो 24% है। क्लियर? अब प्लास्टिक एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 11th पार्ट में, हम मेथड ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। मतलब किसी भी क्वेश्चन को प्लास्टिक एनालिसिस में किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसकी बात करेंगे। जिस तरह से इलास्टिक एनालिसिस में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोच होती थी, जैसे हम स्टैटिक अप्रोच और काइनेमेटिक अप्रोच बोलते थे, उसी तरह से प्लास्टिक एनालिसिस में भी दो तरह की अप्रोच होती हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेमेटिक। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।